दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेव मोशन का पार्ट 2 ख़त्म करके पूरा चैप्टर को ख़त्म किया था वहाँ पे। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स। तो पहले समझते हैं थर्मोडायनामिक्स है क्या। थर्मोडायनामिक्स साइंटिफिक स्टडी है रिलेशन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को ही हम लोग थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट देखिए, हम लोग को इसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ना होता है। ये टॉपिक बहुत वास्ट है, लेकिन हम लोगों को उतना कवर नहीं करना है, क्योंकि ना तो हम लोग 12th का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं और ना तो हमें इंजीनियरिंग का सिलेबस कंप्लीट करना है। तो हमें अपने जो गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स में आएंगे, जो एसएससी हो गया, गवर्नमेंट का एग्ज़ाम, जो भी रेलवेज़ हो गया, जिसमें भी आएंगे उसको हम लोग को देखना है। तो हम लोग समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ आता है, क्या क्या चीज़ पूछ सकता है, उसको हम लोग देखते हैं, कवर करते हैं। तो सबसे फर्स्ट चीज़ है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी ऑफ वाटर। टेम्परेचर का डेंसिटी ऑफ वाटर पे कैसा इफेक्ट पड़ता है वो हम लोग समझते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होता है। इसको ध्यान में रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाता है कि वाटर का डेंसिटी कितना डिग्री टेम्परेचर पे मैक्सिमम होता है। तो आंसर क्या आएगा आप लोगों का? 4 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान में रखना है। 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे आगे बढ़ेंगे 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री, उसका डेंसिटी कमना स्टार्ट हो जाएगा। और 4 डिग्री सेल्सियस से पीछे की तरफ जाएंगे 3 डिग्री 2 डिग्री, उसका डेंसिटी कमना चालू हो जाएगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। ये याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में रिपीट कर चुका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है टेम्परेचर स्केल्स। टेम्परेचर स्केल्स कौन कौन सा स्केल है? डिग्री सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा कौन सा है? केल्विन स्केल। तो इसमें हम लोग को क्या देखना है, क्या समझना है, क्या याद रखना है, उसको समझ लीजिए। डिग्री सेल्सियस स्केल में कितना टोटल रीडिंग्स होता है? टोटल 100 रीडिंग्स होता है, 0 to 100। डिग्री सेल्सियस स्केल जैसे हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस जो बोलते हैं वही यही है सेल्सियस स्केल। समझ में आ गया? फ़ारेनहाइट स्केल में टोटल रीडिंग्स कितना होता है? 180। ये याद रखिए, 180 टोटल रीडिंग्स होता है फ़ारेनहाइट में। और कितना से कितना तक होता है? तो 32 डिग्री से 212 तक, 32 से 212 तक, मतलब 32 to 212 इतना तक इसमें होता है काउंटिंग्स। और फ़ारेनहाइट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? हम लोग का जो थर्मोमीटर होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है, ये याद रखिएगा। हम लोग का जो थर्मोमीटर है, हम लोग जो रीडिंग्स लेते हैं 90 डिग्री, वो क्या चीज़ का? फ़ारेनहाइट का है। क्लियर है? नेक्स्ट जो है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट स्केल। इसको हम लोग एब्सोल्यूट के नाम से भी जानते हैं, एब्सोल्यूट स्केल। और इसका मिनिमम कितना है? इसका मिनिमम कितना है? 273 और मैक्सिमम 373। तो टोटल रीडिंग्स कितना है इसमें? 100। कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? ओके। अब हम लोग जो देख रहे हैं नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर स्केल्स। ये बहुत बार आप लोगों को दे देता है कन्वर्ट करने के लिए, कि सेल्सियस में दे दिया, फ़ारेनहाइट में पूछ लेगा कितना होगा, केल्विन में दे दिया, फ़ारेनहाइट में पूछ लेगा या सेल्सियस में पूछ लेगा। तो इसको हमको याद कैसे करना है? इसका दूसरा भी ट्रिक है, दूसरा भी तरीका है इसको समझने का, लेकिन हम लोग को ऐसे समझना है कि याद रख पाएँ आप लोग। तो समझिए इसको हम लोग कैसे याद रख पाएंगे। सेल्सियस में टोटल कितना होता है? 100 होता है ना। तो C/100 इक्वल टू F-32। F-32 इसलिए क्योंकि फ़ारेनहाइट कहाँ से स्टार्ट होता है? C तो 0 से स्टार्ट होता है, सेल्सियस वाला 0 से स्टार्ट होता है, 0 to 100 जाता है। फ़ारेनहाइट 32 से, तो F-32। और फ़ारेनहाइट वाला में कितना होता है टोटल काउंटिंग रीडिंग्स का? 180। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 है, इसमें टोटल 100 रीडिंग्स है इसलिए 100 है, टोटल इसमें 180 है इसलिए 180 है। और केल्विन वाला में भी टोटल 100 होता है इसलिए टोटल 100 है। तो F-32 किए, क्योंकि इसका जो काउंटिंग स्टार्ट है वो कहाँ से है? 32 से। और इसमें केल्विन में 273 से स्टार्ट होता है इसलिए -273 किए। क्लियर है? ये याद रख लीजिएगा, आसान है ये। ओके। अब नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये भी क्वेश्चन बहुत जगह बहुत बार रिपीट कर चुका है कि कितना डिग्री सेल्सियस पे, कितना डिग्री टेम्परेचर या कितना टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल इक्वल हो जाता है। तो ये -40 डिग्री सेल्सियस पे। अगर इसको निकालना चाहे तो इस फॉर्मूला में बिठा के
आप लोग निकाल के ट्राई कर सकते हैं। -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल बिकम्स इक्वल। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल। क्लियर है? सिंपल सा ये। इसमें एक्चुअल होता क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी तो वो वाष्प बन के उड़ जाता है। क्लियर है? ये समझ में आ गया? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर में आ गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 ATM। 1 ATM पता है ना? हाँ, 1 ATM इसके बराबर में आ गया, तो उसका जो लिक्विड वाष्प बन के उड़ जाएगा। क्लियर है? हाँ, अब ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही है, बहुत बच्चा में भी पढ़े होंगे, बहुत छोटे क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा ये। एट हिल्स और हायर अल्टीट्यूड्स इट टेक्स मोर टाइम टू कुक फूड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? हाँ, प्रेशर कम रहता है, इसके वजह से वहाँ पे प्रेशर कुकर का हम लोग यूज़ करके प्रेशर क्रिएट करके खाना को जल्दी पकाते हैं। नहीं तो अगर प्रेशर के कुकर यूज़ नहीं करेंगे तो खाना पकाने में लेट लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा कम होगा, कम की वजह से पानी जो है जल्दी बॉईल हो जाएगा। तो जल्दी बॉईल हो गया मतलब वो जल्दी से वाष्प बन के उड़ जाएगा। क्लियर है? अगर कोई चीज़ 100 डिग्री सेल्सियस पे पकना है, सपोज़ अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे पकना है लेकिन वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो वाटर अगर 90 डिग्री सेल्सियस पे ही वो इवापोरेट हो जा रहा है, मतलब वाष्प बन जा रहा है, तो वो तो फुट पक ही नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं वहाँ पे। क्लियर है? और एक चीज़ इसमें देख लीजिए, नोट करके इसको याद कर लीजिए। थर्मोकपल क्या काम करता है? इट मेजर्स द टेम्परेचर। और बोलोमीटर क्या काम करता है? इट मेजर्स द हीट रेडिएशंस। इसको याद रख लीजिए। बोलोमीटर क्या काम करता है? इट मेजर्स द हीट रेडिएशंस। और थर्मोकपल इट मेजर्स द टेम्परेचर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं एब्जॉर्बर के बारे में। एब्जॉर्बर, रिफ्लेक्टर, एमीटर। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, एब्जॉर्बर, रिफ्लेक्टर और एमीटर में। समझ लेते हैं इसको क्या है एब्जॉर्बर। सब्सटेंस विच ऑब्जॉर्ब्स द इनकमिंग रेडिएशंस इज एब्जॉर्बर। मतलब जो इनकमिंग रेडिएशंस आ रहा है, जो इनकमिंग लाइट्स आ रहा है, उसको वो एब्जॉर्ब कर ले, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एब्जॉर्बर। जैसे ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर क्या है? वो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसा नहीं है कि 100% एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन मैक्सिमम वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए क्या है? वो एब्जॉर्बर है। और सब्सटेंस विच सेंड बैक द इनकमिंग रेडिएशंस इज नोन एज रिफ्लेक्टर। और जो सेंड बैक कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टर बोलेंगे। क्लियर है? ये तो सिंपल है, जैसे वाइट कलर। और जो सोर्स ऑफ रेडिएशन उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एमीटर। कोई डाउट नहीं है? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए इस चैप्टर में बहुत डीप है। जैसे अगर थर्मोडायनामिक्स ही पढ़े तो थर्मोडायनामिक्स का लॉ जो है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, 0th लॉ जो है, वो सब याद करना पड़ेगा, जितना भी लॉ है। तो उसका हम लोग को काम नहीं है इसमें। हम लोग को जो काम है उसको हम लोग अच्छी तरीक़ा से समझ लेते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल वे में, ताकि एग्ज़ाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन है तो हम लोग उसको छोड़े नहीं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, एक नोट बनाना है, इसको समझ लेना है। ए गुड एब्जॉर्बर इज़ ए बैड रिफ्लेक्टर। एक गुड जो गुड एब्जॉर्ब काम कर रहा है, एब्जॉर्बर का काम कर रहा है, वो बैड रिफ्लेक्टर है। और एक बात याद रख लीजिए, पॉलिश जो सरफेस है वो क्या काम करता है? वो रिफ्लेक्टर का काम करेगा। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। जो पॉलिश सरफेस है वहाँ से रिफ्लेक्टर होगा, अगर रफ सरफेस है तो वहाँ से क्या रिफ्लेक्शन होगा? क्या नहीं होगा, वो एब्जॉर्बर का काम करेगा। रफ सरफेस एब्जॉर्बर, पॉलिश सरफेस रिफ्लेक्टर। और एक इम्पॉर्टेंट नोट एक और भी है, क्या है ये? ए गुड एब्जॉर्बर इज़ ऑलवेज ए गुड एमीटर। मतलब जो गुड एब्जॉर्बर है, जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, वो गुड एमीटर भी है। क्लियर है? और यहाँ पे क्या था फर्स्ट में? ए गुड एब्जॉर्बर इज से बैड रिफ्लेक्टर। क्लियर है? याद रखिएगा ये लोग, ये सब चीज़। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो हम पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते रहता है। वही सब क्वेश्चंस टारगेटेड है कि अगर ये पढ़ लेते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आप हिट कर पाएंगे एग्जाम में। अगर इस चैप्टर से आता है तो आप लोग करके आएंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ओके, तो अभी जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्या है? मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र में सबसे फर्स्ट कौन सा है? कंडक्शन मोड।
कंडक्शन मोड में क्या है, कंडक्शन मोड में क्या है, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट पार्टिकल, इन दिस पार्टिकल डस नॉट मूव। मतलब ये कि जैसे हम हीट हो गए, हम अपने बगल वाले को हीट कर देंगे, मेरे बगल वाला उसके बगल वाले को हीट कर देगा, इसी टाइप का है। समझ में आ गया ये कैसा है। हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, मतलब स्टार्टिंग से एंड पे जाएगा, लेकिन जो उसका पार्टिकल है वो मूवमेंट नहीं करेगा, वो अपने बगल वाले पार्टिकल को वो हीट करेगा, उसके वजह से वो लास्ट तक जाएगा। इन दिस पार्टिकल्स डस नॉट मूव। क्लियर है। दिस मोड इज पॉसिबल ओनली इन कहाँ पे, सॉलिड्स में। ये सिर्फ सॉलिड्स में होता है कंडक्शन मोड। दूसरा जो है कन्वेक्शन मोड है। कन्वेक्शन मोड में क्या होता है, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन बाय बॉडीली मोशन ऑफ इनिशियल पार्टिकल। अब फर्स्ट में क्या था, कंडक्शन में एक हीट हो गया, वो अपने बगल वाले को हीट कर देगा, लेकिन इसमें क्या है, जो हीट हुआ है वही जाएगा, सबको हीट करके आएगा, वही लास्ट तक जाएगा। तो ये कहाँ पे होगा, ये तो सॉलिड्स में नहीं होगा, ये तो फिर पॉसिबल इन लिक्विड्स एंड गैसेस में। क्लियर है, समझ में आ रहा है, रिलेट करके पढ़ रहे हैं। हाँ, तो इसमें कैसा है, बाय बॉडली मोशन ऑफ इनिशियल पार्टिकल, लेकिन कंडक्शन मोड में बॉडली मोशन नहीं है, विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट पार्टिकल हीट ट्रांसफ़र होगा, लेकिन बॉडली मोशन नहीं होगा। क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, ये तो समझ में आ गया, दिस मोड इज़ पॉसिबल इन लिक्विड्स एंड गैसेस ओनली। अब जो दूसरा है रेडिएशन मोड। रेडिएशन मोड में क्या है, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरमीडिएट पार्टिकल एंड बॉडली मोशन ऑफ द पार्टिकल। रेडिएशन मोड में ये दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। पार्टिकल्स का कोई रोल नहीं है इसमें, ना तो पार्टिकल्स एक दूसरे को बगल वाले को हीट करेंगे, ना तो पार्टिकल्स मूव करेंगे। ये रेडिएशन मोड है। और ये कैसा होता है, जब सूरज का रोशनी अर्थ पे जो आता है तो ये रेडिएशन मोड है। क्लियर है, समझ में आ गया, रिलेट कर रही है। हाँ, रिलेट करके पढ़िए। अब रेडिएशन इज़ द फास्टेस्ट मोड। ये ध्यान में रखिए, रेडिएशन जो है कन्वेक्शन और कंडक्शन, इस सब में सबसे फास्ट कौन सा है, रेडिएशन मोड। क्लियर है। अब एक जो लास्ट है एडवेक्शन मोड। इन दिस मोड हीट इज ट्रांसफर्ड हॉरिजॉन्टली। क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या है, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। अब टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस में कितना प्रोसेस है, 4 प्रोसेस टोटल। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। क्लियर है। तो आइसोथर्मल में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मतलब प्रेशर वेरी कर सकता है, वॉल्यूम वेरी कर सकता है, लेकिन टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, बाद बाकी सब कुछ वेरी कर सकता है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, बाद बाकी सब कुछ वेरी कर सकता है। और एडियाबैटिक में क्या है, हीट रिमेंस कांस्टेंट, मतलब जो हीट है वो कांस्टेंट रहेगा। और इसका एग्जांपल कौन सा है, बस्टिंग ऑफ टायर। जो टायर फट जाता है गर्मी की वजह से, वो एडियाबैटिक प्रोसेस ही है। क्लियर है। अब जो हम लोग देख रहे हैं लास्ट जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये हो सकता है कभी जब एग्जाम में थोड़ा सा टफनेस बढ़ा दे, एसएससी में हो सकता है ये पूछ दे, कभी कभी पूछ देता है एसएससी में, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसमें क्या है ना, हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन देम। मतलब जितना ज़्यादा डिफरेंस है ना, उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा डिफरेंस है उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र बिटवीन द सराउंडिंग्स एंड सिस्टम होगा। अप टू कितना डिग्री पे तक, अप टू 40 डिग्री सेल्सियस तक। क्लियर है। जैसे अगर एक सिस्टम है जिसमें कि सिस्टम और सराउंडिंग का डिफरेंस मान लीजिए 20 डिग्री का है और एक में 30 डिग्री का है, तो ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र किस में हुआ, जिसमें 30 डिग्री का है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये हम लोग का यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ था इसमें, जो हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट था, उसको हम लोग क्लियर यहाँ पे कवर कर चुके हैं। इसको समझ लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू।